हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 के विषय रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस होता क्या है? यानी कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य का ही एक पार्ट ठोस कहलाता है, जिसमें 3 पार्ट आते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें भार और आयतन या वस्तु में घेरने का स्थान वगैरह उसके अंदर आ जाता है। द्रव्य की 3 अवस्थाएँ होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो हमारा पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, उसके बारे में। तो ठोस अवस्था होती क्या है? यानी कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके कण आपस में पास पास मिले हुए होते हैं और उनके कणों के बीच में स्थान कम होता है। यानी कि ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच में उनके कणों को बांधने के लिए एक बल प्रयोग होता है, जिसे हम अंतराकर्षण बल कहते हैं। ठोसों के अणु बहुत पास पास होते हैं। मान लीजिए हमारे पास मार्कर है, जिसके अगर हम इसे तोड़ने की कोशिश करें तो ये नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके अणुओं के बीच एक बल लगा हुआ है और इसके अणुओं के बीच में स्थान भी कम है। जैसे गैस की बात करें तो उसके अणुओं के बीच में ज़्यादा स्थान होता है और उसे आसानी से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में या किसी एक पात्र से किसी दूसरे पात्र में करने में आसानी होती है। ऐसी द्रव की बात करें, जैसे कि पानी, अगर हम उसे एक पात्र से किसी दूसरे पात्र में करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होता है तथा उसके अणुओं के बीच में स्थान कम होता है, जिसके कारण उसे आसानी से किसी पात्र में हम कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम ठोस की बात करें तो इसके अणुओं के बीच में अधिक आकर्षण होने के कारण और अधिक स्थान कम होने के कारण ये आपस में एक दूसरे के पास बंधे रहते हैं और इन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम बात करें ठोस अवस्था, तो किसी पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें उसके कण प्रबल अंतराणु बलों द्वारा एक जालक में क्या होते हैं, संकुलित या जुड़े हुए रहते हैं। और इस प्रकार के इस अवस्था में इनके जो कण हैं या इनके जो कण है वो आपस में गति करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि इनके कण आपस में बहुत ज़्यादा मिले हुए होने के कारण के बीच स्थान कम होता है, जिससे गति नहीं कर पाते। तो अवस्था कहलाती है ठोस अवस्था। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ठोस में उदाहरण हमारे पास आ सकता है बर्फ़, ईंट या फिर कोई भी ठोस वस्तु, जैसे कि लोहे से बनी हुई कोई वस्तु है, या ये मार्कर अगर हम लें तो एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ठोसों के प्रकार दिए हैं, तो ठोसों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि ठोस जो है, पहला है कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी कि किसी भी ठोस में कण जिस प्रकार से व्यवस्थित होंगे उसके आधार पर बांटा गया है। दूसरा, वो घटक कण, घटकों या कणों की इकाई के बीच में अंतराणिक जो हमारे बल लगते हैं उनके आधार पर बांटा गया है। यानी कि पहला आधार है कणों की व्यवस्था और दूसरा है कणों के बीच लगने वाला बल। यानी कि अलग अलग प्रकार से 2 भाग हैं और इस पहले वाले भाग को भी हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। इसके आधार पर, यानी कि अंतराणुक बलों के आधार पर जो हमने ठोसों को बांटा है वो 4 प्रकार के हैं। पहला आणविक ठोस है, दूसरा आयनिक ठोस है, तीसरा सहज संयोजक ठोस है, चौथा धात्विक ठोस है। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होता है जिसके घटक कण यानी परमाणु, अणु या आयन एक नियमित क्रम में क्या होंगे, व्यवस्थित होते हैं। यानी कि इनके अणुओं के बीच में एक व्यवस्थित क्रम लगा हुआ होता है, जिससे आपस में बंधे हुए होते हैं, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो NaCl सोडियम क्लोराइड, कॉपर, आयरन ये दोनों धातु हैं, जिंक सल्फाइड ये धातु सल्फाइड है। तो ये उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत हैं। और इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस वह ठोस जिनमें घटक कण एक अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि इनके कणों का जो क्रम है वो अव्यवस्थित होता है और उनके अव्यवस्थित होने के कारण ही इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें हम तो कांच, रबड़, प्लास्टिक ये आदि कैसे ठोस हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके कणों की व्यवस्था जो है एक नियमित नहीं होती, अनियमित होती है। दूसरा पार्ट आता है अंतराणुक बलों के आधार पर जो हमारे ठोसों का वर्गीकरण है 4 प्रकार का, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला है आणविक ठोस। तो आणविक ठोस किसे कहते हैं, जैसे कि आयोडीन, सफ़ेद फास्फोरस आदि आणविक ठोस के उदाहरण हैं, या ये आणविक ठोस कहलाएंगे, क्योंकि इन ठोसों के जो क्रिस्टल जालक हैं, क्रिस्टल जालक का मतलब है जो इसके जो क्रिस्टलीय कण हैं उनके द्वारा बनाई हुई एक संरचना वो क्रिस्टल जालक कहलाएगी। तो क्रिस्टल जालक सरल विविक्त अणुओं से बने हुए होते हैं, यानी कि एक आसानी से बनी हुई व्यवस्था के अंतर्गत ये अणु व्यवस्थित रहते हैं। आणविक ठोसों में अणु जो हैं एक दूसरे से दुर्बल अंतराणविक बल द्वारा बंधे रहते हैं, यानी कि जो आणविक ठोस होंगे उनके कणों के बीच में दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल होता है।
इनके बीच आकर्षण बल को हम वैन डर वाल्स बल कहते हैं। सिंपल सी बात, तो आणविक ठोसों के बीच लगने वाला बल कौन सा होगा? वैन डर वाल्स बल होगा। दूसरा, जो आणविक ठोस हैं इनके गलनांक और क्वथनांक थोड़े से क्या होते हैं? नीचे होते हैं। जैसे कि उदाहरण हमने बताया था अभी आयोडीन और सफ़ेद फास्फोरस। अगर इनकी संरचना की बात करें तो इनके अणु इस संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब बात आती है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस से हमें नाम से ही पता चल रहा है कि आयनों के द्वारा बनने वाला ठोस होगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड या अन्य लवण, कोई धातु ऑक्साइड है, धातु सल्फाइड है, आदि आयनिक ठोस कहलाएंगे। अगर आयनिक ठोस में, क्योंकि इन ठोसों के क्रिस्टल जालक जो हैं धनायन व ऋणायन से बने होते हैं, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है, अगर इसकी बात करें तो ये बनेगा सोडियम आयन और Cl ऋणायन से, यानी कि इस पर धनायन होगा और इस पर ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन से बनने वाले ठोस क्या कहलाएंगे? हमारे आयनिक ठोस कहलाएंगे। आयनिक क्रिस्टल संरचना के कारण आयनिक ठोसों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो थोड़े से ऊंचे होते हैं। अगर इनकी संरचना की बात करें या इनके कणों की बात करें तो वो इस संरचना के अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं, प्लस माइनस, धनायन ऋणायन, ऋणायन धनायन के अकॉर्डिंग ये जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड है, धातु ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, और यहाँ से जिंक सल्फाइड यानी कि धातु सल्फाइड है। तो उदाहरण के लिए हम ये एग्जाम्पल कर सकते हैं, क्योंकि इनके अणुओं में क्या पाया जाएगा? आयन। अगर हम इसे तोड़ने की बात करें तो जिंक यहाँ पर Zn+ चार्ज लेगा और सल्फर यहाँ पर -2 चार्ज लेगा जो ऋणायन होगा, और सोडियम की बात करें तो यहाँ पर Na+ चार्ज लेगा और ऑक्सीजन -2 चार्ज लेगा। तो धनायन और ऋणायन से बनने के कारण इन्हें कहेंगे आयनिक ठोस। तीसरा आता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक का मतलब होता है बराबर की साझेदारी, या इलेक्ट्रॉन ये जो भी होते हैं इनके बीच बनने वाली बराबर की साझेदारी से यहाँ पर बनेंगे। उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, सिलिकॉन कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड आदि सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ रहे हैं सहसंयोजक के द्वारा या बराबर की साझेदारी द्वारा, इसलिए इन्हें नेटवर्क ठोस कहलाएंगे। इन ठोस पदार्थों के जो क्रिस्टल जालक हैं वो परमाणुओं से बने होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? परमाणुओं से। तो इस कारण इन ठोसों को परमाणविक ठोस भी कहते हैं। अगर ये परमाणुओं से बने हुए हैं तो इन्हें कहा हमने परमाणविक ठोस। इनके जो गलनांक और क्वथनांक हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। ये ठोस कठोर व दृढ़ होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड और क्या कहते हैं बिल्कुल स्टेबल होते हैं। जबकि ग्रेफाइट इनमें नर्म होता है। और ग्रेफाइट का अगर हम देखें तो ये जो कच्ची पेंसिल हमारी HB वाली पेंसिल होती है जिससे हम ड्राइंग ड्रा करते हैं, उसमें यूज होने वाली पेंसिल में जो एक काला, मतलब उसके अंदर काला जो पदार्थ होता है वो ग्रेफाइट होता है, और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड, इन कठोर पदार्थों की अपेक्षा वो थोड़ा सा क्या होता है? नर्म होता है। इनकी जो संरचना है वो इस प्रकार से बनी हुई होती है। यहाँ पर हीरा और ग्रेफाइट जो हैं दोनों इतने मतलब हीरा जो है और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के क्या हैं? अपर रूप हैं। और ये क्वेश्चन अच्छे खासे बनता है कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं? हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरेंस है, ये इस तरीके से उदाहरण इसमें आ जाता है। फिर आता है धात्विक ठोस। नाम से ही पता है धातुओं के द्वारा बनने वाला ठोस क्या कहलाएगा? धात्विक ठोस कहलाएगा। यानी कि जो ठोस धातुओं के गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि जो ठोस धातुओं गुण प्रदर्शित करेंगे वो क्या कहलाएंगे? धात्विक ठोस कहलाएंगे। धात्विक ठोसों में जो बल धातु परमाणुओं को एक दूसरे से बांधे रखते हैं उन्हें हम धात्विक बंध कहलाते हैं या कहते हैं। धात्विक बंध कहलाने के लिए इनके अणु आपस में एक दूसरे से बन जाते हैं। बात आती है धातु किसे कहते हैं? तो धातु क्या होती हैं? धातु वे पदार्थ होते हैं जो आघात वर्धनीय होते हैं, यानी कि जिन पर अगर हम किसी पदार्थ से चोट करें तो वो उस चोट को सहन कर सकते हैं, आघात वर्धनीय। दूसरा तन्य होते हैं। तन्य का मतलब होता है किसी भी धातु को पीट कर या उसे हथौड़े से बजाकर या कुछ भी उसे ढालकर एक पतले तार के रूप में बनाया जा सके, वो कहलाएगा तन्यता का गुण कहलाता है धातु का। तीसरा, ये थोड़े से चमकीले होते हैं और इनमें से आवाज़ आती है आघात करने पर, ये धातु कहलाती हैं। उदाहरण के लिए चांदी है यानी कि सिल्वर, गोल्ड है, और यहाँ से जिंक है, प्लेटिनम है, कॉपर है, आयरन है, ये सब क्या धातु के उदाहरण हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर सिल्वर की, तो सिल्वर सबसे ज़्यादा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यहाँ पर हमने ठोस अवस्था और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा है। अब नीचे आता है अगला टॉपिक हमारा ठोस अवस्था के प्रकार के बाद अब हमें जो है एक नया टॉपिक है, जैसे एकक कोष्ठिका, यानी कि एकक कोष्ठिका इसके जालक के आधार पर बनी हुई होती हैं।
जालक में जो बिंदुओं की संरचना के आधार पर जो क्रिस्टल बनेंगे, क्रिस्टलों की व्यवस्था होगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें होती है एकक कोष्ठिका, यानी कि एकक कोष्ठिका क्या है, किसी भी संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर एक पूर्ण क्रिस्टल संरचना बनती है, तो उसे कहते हैं एकक कोष्ठिका। यानी कि जो हमारे क्रिस्टल होंगे उनके व्यवस्थित पैटर्न के आधार पर जो हमारे कण होंगे वो किसी भी दिशा में क्या करेगा, एक तरीके से जाकर के संरचना का निर्माण करेगा, वो कहलाएगी एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका। द्विविमीय जालक, द्विविमीय जालक वो होता है जिसमें यानी कि दो दिशाओं के अकॉर्डिंग बनेगा, बिंदुओं का पुनरावृत्ति यानी कि बार बार दोहराने का, सम्मित यानी कि समान पैटर्न, एक पैटर्न जो बिल्कुल समान हो बार बार दोहराने के आधार पर, जो घटक कणों अथवा वस्तुओं या वस्तुओं के चित्रों के नियमित द्विविमीय व्यवस्था का वर्णन करता है, उसे हम द्विविमीय जालक कहते हैं। द्विविमीय जालक के उदाहरण के लिए हम देखें तो हमारे पास जो हमारे कण हैं या अणु हैं वो व्यवस्था में लगे हुए हैं और एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। इसमें फिर वही व्यवस्था अंदर की ओर जुड़ी हुई है जो एक वर्ग का यहाँ पर निर्माण करेंगे। और इसी के बाहर अगर हम देखें, इसके अंदर एक व्यवस्था और बनाएं तो वो यहाँ पर भी एक क्या करेंगे, वर्ग का निर्माण करेंगे। कहने का मतलब ये है जो इसके अंदर अणु है या बिंदु हैं वो एक समान प्रकार का क्या बना रहे हैं, यहाँ पर पैटर्न बना रहे हैं और बार बार अणु क्या कर रहे हैं, अपने आप को दोहराकर द्विविमीय बना रहे हैं। यानी कि डबल 2D के अकॉर्डिंग ये जब चित्र बनेगा तो इसे कहेंगे द्विविमीय जालक। अब बात आती है त्रिविमीय जालक, यानी कि 3D डायमेंशन में अगर जब हम बात करेंगे तो जो क्रिस्टल जालक में बिंदुएं होती हैं वो वास्तविक परमाणुओं, आयनों या अणुओं को प्रदर्शित नहीं करती। यानी कि एक तरीके से जो वास्तविक परमाणुकता है उसकी दिखाने की, उसे वो शो नहीं कर पाती हैं और इमेजनरी तौर पर एक अणु की संरचना होती है जैसे कि, परंतु बिंदुएं केवल क्रिस्टल में परमाणुओं, आयनों या अणुओं के केंद्रों की स्थितियों को प्रदर्शित करती हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो केंद्र है इन्हें क्या करेगी, ये शो करेगी और इन केंद्रों के शो करने से एक संरचना का निर्माण होगा जिस संरचना को हम कहेंगे 3D यानी कि त्रिविमीय जालक। यानी केंद्रों की जो व्यवस्था है वो एक तरीके से स्थितियों को वर्णन करेगी, ना कि उसके बिंदुओं की वास्तविक स्थितियों को। बात आती है घन क्रिस्टल निकाय। घन किसे कहते हैं, जिसके 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो घन क्या होता है, जिसके 6 फलक और 8 कोने होते हैं उन्हें घन कहेंगे। इसके क्रिस्टल निकाय के बारे में पढ़ेंगे जो 3 प्रकार के होते हैं। तो विभिन्न क्रिस्टल निकायों में घन क्रिस्टल निकाय मुख्य है। इसमें 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक कोन, ये जिसे हम कहेंगे कोष्ठिका। तो यहाँ पर सरल घनीय एकक कोष्ठिका को हम SCC से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। SCC इसकी शॉर्ट फॉर्म है और यहाँ पर SCC के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। तो ये सरल घनीय एकक कोष्ठिका की जालक बिंदुएं केवल कोनों पर होती हैं। यानी कि जो हमारा सरल घनीय एकक कोष्ठिका है उसकी जो जालक बिंदुएं बनेंगी वो कहाँ बनेंगी, सिर्फ और सिर्फ कोनों पर बनेंगी। ठीक है, ये कहलाएगा सरल घनीय कोष्ठिका। 8 कोने होंगे और 6 फलक। दूसरा आएगा काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें जो है इसे हम BCC से शो करेंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में BCC कहते हैं। और काय केंद्रित होता है यानी कि इसके जो सेंट्रल में जो केंद्र में बनेंगे पॉइंट, ये जालक बनेंगे, उसे BCC के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इस एकक सेल की जालक बिंदुएं 8 कोनों पर, यानी कि जो कोने हैं यहाँ पर 8 कोनों पर दिखाई देगी और एक जालक बिंदु एकक सेल के केंद्र में होती है। यानी कि जो हमारी सेल बनी हुई है ये जालक बिंदु के केंद्र में होगी। यानी कि 8 तो कोने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 कोनों के केंद्र में जो एक जालक बिंदु बनेगी या जाल मतलब वो कहाँ बनेगी, इसके बिल्कुल केंद्र में बनेगी। ये कहलाएगा काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अगला आता है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। यानी कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका जो होती है, इस एकक सेल की जालक बिंदुएं 8 तो कोनों पर बनेंगी, 1 2 3 4 5 6, एक हमारा ये बनेगा 7 और एक 8 कोनों पर बनेंगी। एक जालक बिंदु इसके 6 फलकों के प्रत्येक के केंद्र में, ये फलक है, ये फलक है, ये फलक है, ये है, और इसके आंतरिक पर जितने फलक होंगे सबके केंद्र में बनेंगी। और 6 फलकों केंद्र में बनने के बाद इसकी व्यवस्था प्रदर्शित होती है। इसे हम क्रिस्टल का फलक केंद्रित घन जालक कहते हैं। यहाँ पर निकेल, कॉपर, सिल्वर इन धातुओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब इसमें अलग अलग तौर पर अगर हम देखें तो इनकी त्रिज्या निकालने के लिए, इनका घनत्व निकालने के लिए और इनका आयतन निकालने के लिए इनका एक फॉर्मूला यूज होता है, जो अभी मैं टेबल लिखाने जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हम इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। अब हमने जो पढ़ा था सरल घनीय इकाई और क्या कहते हैं काय केंद्रित इकाई
और फलक केंद्रित घनीय इकाई। इनके अलग अलग कोर की लंबाई, सेल का प्रकार यानी किस प्रकार की सेल बनेगी और क्या इसके उदाहरण है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला अगर हम देखें तो हमारा है क्यूबिक यानी कि घनीय सिस्टम। जो हमारा सरल घनीय वो इकाई थी उसका पहला पार्ट आता है घनीय। घनीय में कोर की लंबाई क्या होती है, 3 कोर होती हैं, तीनों की लंबाई क्या होगी, इक्वल, ए इक्वल बी इक्वल सी। और कोण की बात करें तो उसके बीच में जो बनने वाले कोण हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। जो कोण बनेंगे वो तीनों कैसे बनेंगे, 90 डिग्री कोण बनेंगे। यहाँ पर सेल का जो प्रकार होगा वो प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड होगा और फेस सेंटर्ड, यानी कि इस प्रकार की संरचना ये बनाएंगे। उदाहरण के लिए लें तो कॉपर, सिल्वर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड। यानी कि दूसरा प्रकार है टेट्रागोनल, यानी टेट्रागोनल में इसकी जो 3 साइड होंगी उसमें से 2 साइड होंगी इक्वल, ए इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी, यानी कि 2 साइड इक्वल होंगी, तीसरी साइड इन दोनों से अलग होगी। ऐसे ही अगर इसके कोण की बात करें तो इसके अंदर बनने वाले तीनों कोण 90 डिग्री के होंगे, यानी कि इक्वल होंगे, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90। जो सेल का प्रकार है वो होगा प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड, यानी केंद्र पर आधारित, वो भी प्राथमिक संरचना के द्वारा। और तो उदाहरण के लिए अगर हम लेंगे तो इसका टाइटेनियम ऑक्साइड, लेड नाइट्राइट, स्टेनस ऑक्साइड और NH4 भी आ रहेंगे, अमोनियम ब्रोमाइड। इसके बाद तीसरा प्रकार है आर्थोरोम्बिक। ये पहला प्रकार हुआ घनीय, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा होगा आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक में जो तीनों साइड होंगी वो इसकी अलग अलग होंगी, यानी कि ए इक्वल नोट बी इक्वल नोट सी, यानी कि तीनों साइडें अलग अलग होंगी। और इसके बीच बनने वाला कोण, यानी कि तीनों कोण कैसे होंगे, इक्वल, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा। और इसकी जो संरचना बनेगी सेल की वो प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड, यानी कि उसके कोनों पर सेंटर्ड होगा। और एग्जाम्पल होगा पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चौथा जो पार्ट बनेगा वो होगा मोनोक्लिनिक, यानी मोनोक्लिनिक में इसकी जो एज है यानी कि जो साइड हैं वो तीनों क्या होंगी, अलग अलग कोरों की लंबाई। और कोण जो होगा हमारे पास अल्फा और गामा, यानी कि पहला और तीसरा कोण इसका कैसा होगा, 90 डिग्री का। और जो दूसरा कोण है बीटा वो 90 के बराबर नहीं होगा। इसकी जो सेल का प्रकार या संरचना बनेगी वो होगी प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। और इसका जो उदाहरण है पोटेशियम क्लोरेट, सोडियम सल्फेट और यहाँ से बोरेक्स, यानी कि Na2B4O7 जिसे हम सुहागा बोलते हैं। चौथी जो पार्ट है इसका पांचवा वो है ट्राइक्लिनिक, यानी ट्राइक्लिनिक में जो इसकी कोर की लंबाई है वो ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी, यानी कि तीनों एज जो है कोर की लंबाई इसकी अलग अलग होंगी। और इसके अंदर बनने वाले तीनों कोण भी क्या होंगे, 90 के इक्वल नहीं होंगे, यानी कि तीनों कोण क्या होंगे, अलग अलग, 90 के इक्वल नहीं होंगे। इसकी जो सेल का प्रकार है वो प्रिमिटिव बनेगा। और उदाहरण अगर हम देखें तो यहाँ पर बनेगा कॉपर सल्फेट, H3BO3 यानी कि बोरिक अम्ल और पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7। अब यहाँ से रोम्बोहेड्रल है पांचवा पार्ट। जो रोम्बोहेड्रल है इसमें तीनों साइड यानी कि तीनों कोर तो इक्वल होती हैं, लेकिन इसके जो तीनों एंगल हैं अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा वो तीनों तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन 90 के बराबर नहीं होंगे। चाहे तो अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 60 होंगे, बल्कि ये किसके इक्वल नहीं होंगे, 90 के। बताने के मतलब इसकी जो सेल का प्रकार बनेगा वो प्रिमिटिव होगा। उदाहरण अगर हम देखें प्रिमिटिव होगा। उदाहरण देखें सोडियम नाइट्रेट, आयोडीन क्लोराइड और क्वार्ट्ज, ये इसके क्या बनेंगे उदाहरण। लास्ट है जो इसका 7 पार्ट है वो बनेगा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में 6 फलक के साथ साथ ये कोर की लंबाई बताएगा। और कोर की लंबाई 2 कोर तो आपस में क्या होंगी इसकी बराबर, जबकि तीसरी कोर क्या हो जाएगी इसकी अलग, ए इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी। इसके एंगल की बात करें तो पहला और दूसरा एंगल 90 डिग्री का बनेगा, और जो तीसरा एंगल है गामा वो बनेगा 120 डिग्री का। तो तीनों में क्या अंतर आया, इसके 2 एंगल इक्वल, एक बड़ा हो जाएगा जो 120 का है। इसकी सेल का प्रकार प्रिमिटिव होगा। और उदाहरण बनेगा इसका ग्रेफाइट, मैग्नीशियम, जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड। इस टेबल में जो हमारा घन था यानी कि यूनिट सेल थी हमारी, इकाई सेल घनी है, उसके हर एक प्रकार के हर एक कोर की लंबाई कि किस में कौन सी कोर किसके बराबर होती है और कितने डिग्री का एंगल बनता है, उसकी सेल का कौन सा प्रकार है, और उदाहरण समझने के लिए दिया गया है। अगर बात करें पहले घनीय में तो इसकी कोर की लंबाई बराबर, एंगल भी क्या होगा 90 के इक्वल हो जाएगा। दूसरा टेट्रागोनल है, 2 कोर आपस में बराबर होंगी,
तीसरी अलग, और तीनों एंगल किसके बराबर होंगे 90 डिग्री के। तीसरे की बात करें ऑर्थोरोम्बिक, तो तीनों कोर अलग अलग और तीनों एंगल किसके इक्वल होंगे 90 के। चौथा है मोनोक्लिनिक, तीनों कोर की लंबाई अलग अलग और दो एंगल किसके बराबर होंगे 90 के, वो भी पहला और तीसरा, यानी कि अल्फा और गामा। जो दूसरा कोण है हमारा, अभी हम मोनोक्लिनिक की बात, ट्राइक्लिनिक में देखेंगे हम, ट्राइक्लिनिक में जिसकी कोर की लंबाई है वो तीनों कोर की लंबाई आपस में अलग अलग होती हैं, ए और बी और सी तीनों आपस में अलग अलग होंगी, ना ये बराबर होंगी, और इनके बीच बनने वाला कोण भी 90 के इक्वल नहीं होता, यानी 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है। और इसकी जो सेल का प्रकार है वो प्रिमिटिव होता है। उदाहरण के लिए ये है हमारे पास। तीसरा, अगर हमारे पास लास्ट अब हम देखें रोम्बोहेड्रल, तो रोम्बोहेड्रल ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी, यानी कि जो तीनों कोर हैं इसकी उनकी लंबाई आपस में बराबर हो जाएगी, और इसके बीच बनने वाले कोण अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा तीनों तो बराबर होंगे, लेकिन उन वो 90 के इक्वल नहीं होते हैं। इसकी सेल जो बनेगी वो सेल का प्रकार प्रिमिटिव होगा। और हेक्सागोनल में ए इक्वल बी, यानी कि दो कोर आपस में लंबाई में बराबर, एक कोर अलग होती है, यानी कि उसकी कोर की लंबाई अलग हो जाएगी, और जो कोण बनेंगे अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 और गामा इक्वल 120 बनेगा, और इसकी भी सेल का प्रकार होगा प्रिमिटिव। अब यहाँ पर आता है परमाणु त्रिज्या r और कोर की लंबाई a के बीच में, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी इकाई सेल में दो नेबर्स यानी कि प्रतिवेशी जो होते हैं या पड़ोसी जो होते हैं, परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी, यानी जो पड़ोसी केंद्र होंगे पड़ोसी अणु होंगे उनके केंद्रों के बीच की दूरी का आधा परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। यानी कि अगर हमारे पास हम देखें कोई दो अणु हमारे पास ये हैं और इनके केंद्रों के बीच की बात करें हम, तो इसकी जो आधी होगी वो परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। और कोर की लंबाई क्या होती है, किसी भी क्यूब के दो कोनों के परमाणुओं के, यानी कोई हमारे पास क्यूब बना हुआ है, ये क्यूब है, इसके जो कोने हैं इसके दो कोनों के परमाणुओं के बीच की दूरी, यानी कि कोई भी दो कोने हैं, इनके दो परमाणु हो गए यहाँ पर, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, हमारी कोर की लंबाई कहलाएगी। तो इसके बीच में संबंध है। देखो क्यूबिक क्रिस्टल है यहाँ पर, तो SCC यानी कि सरल इकाई केंद्रित घन के लिए अगर हम बात करेंगे तो निकटतम नेबर्स यानी कि जो अणु हैं उनके बीच की दूरी होती है स्मॉल a, और एटॉमिक रेडियस हो जाती है a/2, क्योंकि 1/2 होती है किसकी, कोर की कोनों के बीच की दूरी के, तो a/2 हो जाएगी और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2r। अगर बात करें BCC की, तो निकटतम नेबर्स के बीच की दूरी बनेगी a√3/2 और एटॉमिक रेडियस बनेगी इसकी √3/4 × a, और एज लेंथ बनेगी इसकी 4√3r। अगर बात करें FCC की, तो FCC में जो निकटतम नेबर्स के बीच की दूरी d है वो a/√2 हो जाएगी, और एटॉमिक रेडियस हो जाएगी a/2√2 और एज लेंथ हो जाएगी यानी कोर की लंबाई हो जाएगी √8r। यहाँ तक हमने परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई के बारे में टेबल पढ़ी है, इतना ही।